नमस्ते। आज हम जिस केस फाइल के पन्ने पलटने जा रहे हैं ना, उसने 1995 में पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। शुरुआत बंद दरवाजों के पीछे हुई, लेकिन अंत एक रेस्टोरेंट के तंदूर में। एक पूर्व जांचकर्ता के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि यह मामला जितना खौफनाक था, उतना ही पेचीदा भी। तो चलिए इस केस फाइल के गहरे विश्लेषण में चलते हैं और डिकोड करते हैं कि कैसे फॉरेंसिक साइंस ने लिटरली राख के ढेर से सच को ढूंढ निकाला। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। दिल्ली, जुलाई 1995। देर रात का वक्त है। राजधानी के बीचों बीच बगिया रेस्तोरां की रसोई से धुआं उठ रहा है। देखने में तो एकदम आम सी आग लगती है, राइट? लेकिन जैसे ही पहली पुलिस टीम वहां पहुंची, मतलब जो उन्होंने देखा वो किसी भी तजुर्बेकार अफसर के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उस तंदूर के अंदर इंसानी अवशेष चल रहे थे। किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए यह सच में एक बहुत बड़े दुस्वप्न जैसा होता है। सेक्शन 1, राजधानी में धुआं। अब अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने जो पूरा घटनाक्रम तैयार किया था, जरा उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 2 जुलाई 1995 की शाम घर पर एक बहुत ही भयानक बहस से बात शुरू होती है। उसके बाद उसी रात एक लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और फिर शुरू होता है सबूतों को मिटाने का वो खौफनाक खेल। देर रात शव को उसी बगी रेस्टोरेंट ले जाया गया और तंदूर में आग लगा दी गई। तो यह साफ था कि यह सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि सोच समझकर की गई एक खौफनाक प्लानिंग थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये लोग थे कौन। यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। नैना साहनी और उनके पति सुशील शर्मा की मानो दो बिल्कुल अलग दुनिया थीं। बाहर से देखिए तो एकदम परफेक्ट, शिक्षित, सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव और राजनीतिक रसूख वाले। सुशील शर्मा उस वक्त कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता थे, लेकिन जांच फाइलों ने एक अलग ही कहानी बयां की। निजी जिंदगी में सिर्फ शक, जलन और अविश्वास का माहौल। वो तनाव इतना ज्यादा था कि अंततः जानलेवा साबित हुआ। सेक्शन 2, नष्ट किए गए सबूतों का पुनर्निर्माण। अब हमारी जांच टीम के सामने जो सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल खड़ा था, वो ये था कि क्या इस शव की अभी भी पहचान हो सकती है? क्योंकि देखिए, आग ने लगभग हर भौतिक सुराग, हर सबूत को नष्ट कर दिया था। मौत का कारण क्या था? ये अवशेष आखिर हैं किसके? एक फोरेंसिक नजरिए से अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती है, क्योंकि बिना पहचान के आप हत्या का कोई मामला बना ही नहीं सकते। हमारी पूरी की पूरी जांच इसी एक सवाल पर अटकी हुई थी। और यहीं पर एंट्री होती है फोरेंसिक साइंस की। 1995 के उस दौर में फोरेंसिक विशेषज्ञों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने आग को मात देने के लिए विज्ञान का सहारा लिया। स्टेप 1, क्राइम सीन और बाकी जगहों से खून के निशानों को बहुत ही बारीकी से सुरक्षित किया गया। स्टेप 2, बैलिस्टिक सबूत बरामद किए गए, मतलब गोलियों और हथियार की डीप साइंटिफिक जांच की गई। और अंत में इन्हीं अचूक वैज्ञानिक तरीकों से पीड़ित की पहचान नैना साहनी के रूप में पक्की हो गई। मतलब राख से सबूतों को एक एक करके फिर से जोड़ दिया गया। कमाल है ना? लेकिन देखिए, अदालत में सिर्फ हत्या साबित करना काफी नहीं होता। अभियोजन ने बहुत ही मजबूती से यह तर्क दिया कि शव को तंदूर में जलाना सिर्फ उसे ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं थी। ये साफ तौर पर अपराध बोध, जिसे हम कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट कहते हैं, उसे दर्शाता है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हत्या के बाद बहुत ही ठंडे दिमाग से सबूतों को नष्ट किया गया, ताकि कानून की आंखों में धूल झोंकी जा सके। लेकिन हमारे जांचकर्ताओं ने कानूनी चोरी की इस कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। सेक्शन 3, घरेलू हिंसा की सच्चाई। सेक्शन 4, मीडिया ने बहस को हवा दी। अब क्योंकि आरोपी का इतना मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड था और अपराध इतना ज्यादा क्रूर था, तो इसने रातों रात पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मतलब यह मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया था। मीडिया और लोगों की नजरों में ये जुनून, क्रोध और घरेलू हिंसा की खौफनाक चरम सीमाओं का प्रतीक बन गया। हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर इसी की चर्चा थी। और इस जबरदस्त कवरेज ने पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक बहुत ही निजी रिश्ता इतनी खतरनाक और हिंसक दिशा ले सकता है। सेक्शन 5, अंतिम फैसला। और फिर वो दिन आया। ठोस फोरेंसिक जांच और उन अचूक बैलिस्टिक रिपोर्टों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए पूरी तरह से दोषी पाया। विज्ञान ने यहां अपना काम बिल्कुल सटीक तरीके से किया था। बचाव पक्ष के पास इन साइंटिफिक सबूतों और हमारी पुलिस जांच का कोई काट नहीं था। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने इस अपराध की क्रूरता को देखते हुए सीधे मौत की सजा सुनाई थी।
लेकिन जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। दोनों के अपने अपने तर्क थे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्पष्ट मानना था कि अपराध चाहे जितना भी भयानक हो, सजा हमेशा हमारे संवैधानिक मानकों के दायरे में ही तय होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से पूरे देश में एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक बहस छिड़ गई। क्या ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में आता था? कुछ लोगों का बहुत मजबूती से यह मानना था कि अपराध की क्रूरता के हिसाब से मौत की सजा ही एकदम सही थी। वहीं दूसरी तरफ कई लोग न्यायपालिका के इस संयम और संवैधानिक रुख के समर्थन में थे। तो ये दुर्लभ से दुर्लभ आखिर है क्या? देखिए, भारत में मृत्युदंड देने के लिए ये एक बहुत ही सख्त कानूनी और संवैधानिक मानक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मौत की सजा केवल और केवल उन असाधारण मामलों में दी जानी चाहिए जहां उम्र कैद की सजा पूरी तरह से नाकाफी लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत को यहां लागू किया। एक पूर्व जांचकर्ता के रूप में अगर मैं कहूं तो मेरे लिए यह देखना ज्यादा अहम था कि कैसे हमारे जुटाए गए मजबूत सबूतों ने सजा सुनिश्चित की, भले ही अंतिम सजा का स्वरूप कुछ भी रहा हो। अगर हम कानूनी बहसों से थोड़ा आगे बढ़ें तो 90 के दशक के इस केस ने अदालत में बैलिस्टिक विश्लेषण और साइंटिफिक जांच की जो असली ताकत है ना, उसे साबित कर दिया। इसने पूरे देश को दिखा दिया कि कैसे फोरेंसिक पुनर्निर्माण के जरिए राख और धुएं के बीच से भी एकदम सटीक सच निकाला जा सकता है। इस एक मामले ने भारत में मर्डर इन्वेस्टिगेशन और वैज्ञानिक सबूतों की अहमियत को एक ऐसी मजबूत नींव दी जो आज तक कायम है। अब इस पूरे केस फाइल को बंद करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या होता है जब सबसे चौंकाने वाले, सबसे भयानक अपराध किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि हमारे अपने व्यक्तिगत रिश्तों की गहराई में किए जाते हैं? ये केस फाइल हमें एक बहुत ही डरावनी सच्चाई याद दिलाती है कि कानून की सीमाएं वहां आकर कितनी बेबस हो जाती हैं जब खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे अपनों के बीच पल रहा हो। ये एक ऐसा सच है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।